76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 76 वर्ष में तकनीकी विकास के साथ साथ समाज व युवा पीढ़ी की सोच में भी काफ़ी बदलाव आया है। सोशल मीडिया के ज़माने में यूथ के सामने अपना कोई हीरो नहीं है जिसकी तलाश में वह भटका हुआ है। आज गणतंत्र दिवस के खास मौके पर यूथ, गणतंत्र, समाज और देश के संदर्भ में अभिनेता व एक्टिंग के टीचर ललित पारमू ने अपने कुछ विचार रखे हैं जिन पर मनन किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं ललित पारिमू पेशे से एक अभिनेता हूं और पिछले 35 वर्षों से रंगमंच, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स, वेब सीरीज़ इन सब में बतौर अभिनेता कार्य करता आया हूँ। आज तक मैं 100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं लिखता भी हूँ और अभी तक मेरी 2 पुस्तकें, मैं मनुष्य हूँ, मुखौटा, ये 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। फिर मैं एक अभिनय के शिक्षक के रूप में भी कार्य करता हूँ और यंगस्टर्स को, युवाओं को अभिनय की शिक्षा देता रहा हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने देश के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस है, ठीक उसी तरह गणतंत्र दिवस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। युवाओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस प्रकार सन 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और सन 47 से भारत ने आज़ादी का झंडा लहराया और एक नई शुरुआत हुई सरकार चलाने की, प्रजातांत्रिक ढांचे पर, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपनाते हुए इस देश की शुरुआत हुई। ठीक 3 साल बाद सन 1950 में देश ने गणतंत्र दिवस मनाया, जिसका अर्थ ये हुआ कि अब देश एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है और संविधान के अनुसार देश चलेगा, देश को चलाया जाएगा। जो सरकारें आएंगी उनके सामने संविधान एक गाइड के रूप में कार्य करेगा। तो ये बुनियादी बातें हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हुए अभी तक करीब 75 वर्ष हो चुके हैं और ये 75 वर्ष अब हम सब के लिए एक चुनौती भी है, चिंतन करने के लिए एक सामग्री भी है कि कितना कुछ सही हुआ, सही हो रहा है और कितना कुछ हमने सही नहीं किया या रह गया। हालांकि संविधान जो गाइड है बुनियादी रूप में, उसमें अभी तक बहुत से संशोधन होते आए हैं। तो संविधान एकदम परफेक्ट है ऐसा हम नहीं कह सकते। आज भी बहुत से विचारक, बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि संविधान में और भी संशोधन की आवश्यकता है, जिससे देश को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी एक उन्नति का सही मार्ग मिले। देश में अभी भी अवहेलित जनता प्रचुर मात्रा में है, जिनकी बुनियादी समस्याएं, रोजी रोटी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी समस्याएं अभी भी वैसी ही बनी हुई हैं जैसे पहले थी। आंकड़े तो यहाँ तक कहते हैं कि 40 से 45% लोग अभी भी भारत में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जो कि किसी भी देश के लिए गर्व की बात नहीं है। इसके अलावा जब देश आज़ाद हो रहा था, जब आज़ाद होकर नई सरकार आई, गणतांत्रिक ढांचे को भी हमने अपनाया, तब देश के युवाओं में एक नया जोश था, उत्साह था, भविष्य को लेकर एक सुंदर सपने थे, आज़ादी का एक
आज़ादी की उमंग थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे इतने कई वर्षों में धूमिल होती जा रही है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। विज्ञान के इतने जो आविष्कार हुए, उनकी वजह से युवाओं में, विशेषकर युवाओं में एक नई प्रकार की भावधारा आ गई है। देश तो बहुत दूर है उनके लिए, और सारा चिंतन अपने लिए, सारा चिंतन अपने सुख के लिए, सारा चिंतन अपने धन कमाने के लिए, और धीरे धीरे मूल्यों का जो हनन हो रहा है, ये सब तरफ से एक विचारोत्तेजक बात है। जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं और समाज के ऊपर सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ये एक गंभीर विषय बन गया है। और इस पर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि सोशल मीडिया ने एक नया ही कल्चर समाज को दे दिया। सोशल मीडिया ने एक नई क्रांति ला दी है, जो अलग किस्म की क्रांति है। एक तो व्यक्ति पहले ही अकेला था, अभी और अकेला होता जा रहा है, और अपने मोबाइल और लैपटॉप से ही उसका जीवन चल रहा है, और जो वो देख रहा है, सुन रहा है, वो मोबाइल के ज़रिए ही हो रहा है, और वहीं से मिलने वाली खबरें, मिलने वाली बातें, मिलने वाले वीडियोस, मिलने वाले रील्स, मिलने वाली इन्फॉर्मेशन उसके मानस पटल पर अंकित होती जाती है, और उसी से उसका एक चिंतन तैयार होता जाता है, जो कि बुनियादी तौर पे केवल खाओ पियो मौज करो वाला चिंतन है। और सबसे ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बनाने की दिशा में ये सोशल मीडिया काम करता जा रहा है। ये ठीक वैसी ही समस्या है जैसे एक समय सिगरेट की समस्या आई, शराब की समस्या आई, नशे की समस्याएं आई, चरस गांजा और ये सब की, LSD की, ये ठीक वैसी ही समस्या है। इसके फ़ायदे तो हैं ही। फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि हम ऑनलाइन कल्चर को डेवलप करने में कामयाब हो गए। हम आज घर बैठे अपनी वीडियोस बना सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी साथ साथ पैरेलल हैं, जिन पर हमें विचार करना होगा, और विद्वानों को, मनीषियों को, युवाओं के लिए कुछ नए निर्देश देने पड़ेंगे। जहाँ तक ग्लोबल कल्चर की बात है, इसने ऑनलाइन ने एक ग्लोबल समाज बनाने की कोशिश तो की है, हालांकि वो भी अभी बिजनेस ओरिएंटेड ही है। उसका पूरा मकसद अभी तक केवल बिजनेस से ही जुड़ा है। मैं उसे यूं देखता हूं कि ये बुरा नहीं है। कम से कम लोग अब देश की जो बाउंड्रीज हैं, देश की जो सीमाएं हैं, उससे पार होकर इंटरैक्ट कर पा रहे हैं और बिजनेस कर पा रहे हैं, और दूसरे देश के लोगों से जुड़ रहे हैं, वहाँ की भाषा से कनेक्ट हो पा रहे हैं, कुछ वहाँ के इम्पोर्टेंट स्थलों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, लैंग्वेज के बारे में कुछ शेयरिंग हो जाती है। तो इस तरह से ग्लोबल कम्युनिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है ऑनलाइन कल्चर से, जो कि अच्छी बात है। बहुत लोग जो राष्ट्र को लेकर चिंतित हैं, वो यही सोचेंगे कि क्या इससे राष्ट्रवाद पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्र एक अच्छी बात है, राष्ट्रवाद की भावना एक अच्छी बात है, लेकिन ये तभी तक मायने रखता है जब तक आपका किसी दूसरे राष्ट्र से तुलनात्मक कार्य हो रहा हो, या आपके कुछ दूसरे राष्ट्र आपके शत्रु बन गए हो। तभी कोई भी राष्ट्र एक होकर उस शत्रु राष्ट्र से युद्ध करते हुए अपने राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाने की या बनाने की सोचता है। लेकिन यहाँ पर सोचने और विचारने लायक बात यह है कि कोई भी राष्ट्र बनता कैसे है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें भाषा भी है, संस्कृति भी है, अर्थोपार्जन की बात है, ज्योग्राफी की बात है, और सबसे बड़ी बात आपकी स्वाधीनता की है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम। इसी से कोई राष्ट्र बनता है। जिस व्यक्ति का जीविकोपार्जन उस राष्ट्र में नहीं है, वो खुद को उस राष्ट्र से पूरी तरह से जोड़ नहीं पाता। लेकिन अब सोचने लायक बात यह है कि ये जो ऑनलाइन कल्चर बन रहा है, क्या ये ग्लोबल कल्चर की ओर जा रहा है?
क्या ऐसा वक्त आएगा कि हम पूरी पृथ्वी एक इकाई के रूप में हो पाएंगे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा संभव है। अभी के मौजूदा हालात हमें धीरे धीरे 50 वर्ष या 100 वर्ष में उस तरफ ले जाएंगे जब हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अभी कई राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इतना अधिक है कि उनकी खान पान की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती, लेकिन कई राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इतना कम है कि मीलों दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। तो अगर एक ग्लोबल कम्युनिटी बनती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनता है, पासपोर्ट की समस्याएं टूट जाती है, पासपोर्ट की दीवारें टूट जाती हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी राष्ट्र में जाके वहाँ पे अर्थोपार्जन कर सकता है, तो हम एक ग्लोबल वर्ल्ड की कल्पना कर सकते हैं। और आने वाला समय मेरी नज़रों में एक ग्लोबल वर्ल्ड का ही है। उस वक्त जैसे एक राष्ट्र के अंदर कई राज्य होते हैं, राज्यों में भी तनाव है, राज्यों में भी मुठभेड़ होती है, राज्यों में भी नदी को लेकर और दूसरी सुविधाओं को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, बहुत सारे कॉरपोरेट बिजनेस को लेकर क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये थोड़े बहुत झगड़े राष्ट्रों के बीच में होते रहेंगे, लेकिन आशावादी चिंतन ये है कि जब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण होगा तो संभव है कि बहुत सारा तनाव जो राष्ट्र के बीच होता है, जिससे वैर भाव, घृणा भाव अधिक जन्म लेता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो थोड़ा समाप्त हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की खूबी ये है कि ये हमें याद दिलाती है हमें हमारे संविधान के बारे में। और जब संविधान की बात आती है तब ये आवश्यक हो जाता है कि संविधान में नए संशोधन क्या हों, संविधान में नई बातें क्या हम ऐड करें, जिससे देश और बेहतर तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने वाला समाज, पूरा करने वाला राष्ट्र बनाना चाहिए। ऐसे कई राष्ट्र बने हैं, छोटे छोटे राष्ट्र यूरोप में, जैसे मैंने सुना है नॉर्वे एक छोटा कंट्री है, वहाँ कोई भिखारी नहीं है और वहाँ हर किसी के पास कोई रोजगार है, और जिसके पास रोजगार नहीं है उसे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है। कई और देशों में भी ये अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है, लेकिन उसका जो नेगेटिव साइड है वो भी देखा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना और आदमी को नाकारा बनाना ये ठीक नहीं है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को उसके रोजगार का साधन मिले, वो कुछ काम करे और उसके बदले में उसे थोड़े से पैसे मिले, जिससे वो बेकारी की समस्या या बेरोजगारी की समस्या से बचे। इसकी आवश्यकता हमारे देश में बहुत अधिक है। ठीक ऐसे ही रहन सहन की जो बात है, इसमें सारी बुनियादी ज़रूरतों की बात आती है, जो रोजी रोटी, कपड़ा, रहन सहन, शिक्षा और मेडिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे देश का 50 करोड़ का पॉपुलेशन अभी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, तो हमारे देश के कंट्रोलर्स को, हमारे देश के उन लोगों को जो सरकार चला रहे हैं, इस पर विचार करना ही होगा कि कैसे उस 50 करोड़ 60 करोड़ की आबादी को ऐसा बना सके कि वो ढंग से जी सकें, सर उठा के जी सकें, भीख जैसी चीज से बचें और सरकार की दी हुई भिक्षा से बचें। तो ये एक लंबा विषय है, इस पर मेरे विचार से आज के दिन भी कई लोगों को डिस्कस करना चाहिए और इस पर बहुत सी पुस्तकें लिखने की आवश्यकता है, बहुत से विचारों को सामने लाने की ज़रूरत है कि कैसे हम संविधान में ऐसी बातें ले आएं कि देश पूरी तरह से उन्नत हो। और उन्नत होने की परिभाषा का पहला सूत्र ही ये है कि जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें कुछ मिले। यहाँ से तो बात शुरू होनी चाहिए। और जिनके पास बहुत अधिक है उनके उस अधिकतम धनोपार्जन पर थोड़ी सी कटौती हो, उन्हें कुछ नई दिशा दी जाए
जो अरबों रुपए के मालिक हैं उन्हें कहीं पे रुकना चाहिए, उन्हें कहीं पे रोक लगानी होगी उन पर, ताकि जो सुविधा वो पा रहे हैं वो उनको मिले जिनके पास नहीं है। तो इस तरह से हमें राष्ट्र को गढ़ने का, राष्ट्र को बनाने का सोचना होगा, तभी हम सही अर्थ में गणतांत्रिक देश कहलाए जा सकते हैं। इसमें बहुत से विचार हैं जो आज ही की वीडियो में शेयर कर देना संभव नहीं है, पर अपने लेख से या अपनी पुस्तकों से बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं और वो उनका काम सामने आए और लोगों तक पहुँचे, ये ज़रूरी है। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।